हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपना लेसन नंबर 3 है। यहाँ पे परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन, अलग अलग टॉपिक है। परागण, उसके बाद में निषेचन, उसके बाद में भ्रूणपोष और उसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन। तो 4 टॉपिक है। सबसे पहले परागण की क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद में निषेचन और उसके पश्चात भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन होता है। अब देखना, पहला टॉपिक उठाते हैं यहाँ से। परागण किसे कहते हैं? परागण का मतलब होता है कि जो पराग कण होते हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागण या फिर पोलिनेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म के सदस्य हैं, उनके अंदर 2 प्रकार का परागण होता है। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है इसके अंदर परपरागण। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। देखो, स्वपरागण का मतलब है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या फिर पहुंचते हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागण कहते हैं। यहाँ पे जो स्वपरागण है, इसे वापस 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होगा स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजातीय पुष्पीय युग्मन। देखो, स्वपरागण 2 प्रकार है इसके। एक तो हो गया स्वयुग्मन और दूसरा हो गया सजातीय पुष्पीय युग्मन। देखो, स्वयुग्मन की क्रिया जो आपका स्वपरागण है उसी की परिभाषा यहाँ पे स्वयुग्मन के अंदर आएगी। दूसरा है सजातीय पुष्पीय युग्मन। सजातीय का मतलब यहाँ पे कि एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप पर उपस्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सजातीय पुष्पीय युग्मन कहते हैं। देखो, एक तो है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब होगा एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, उसे स्वयुग्मन। जबकि सजातीय पुष्पीय युग्मन का मतलब है एक पादप के जो परागकण है उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सजातीय पुष्पीय युग्मन कहते हैं। यहाँ पे जो स्वपरागण है, इसके लिए पादपों के अंदर कुछ अनुकूलन होने चाहिए। पादपों के अंदर कुछ अनुकूलन होने चाहिए जिसके कारण यहाँ पे स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। देखो, पहला अनुकूलन मुख्य है, पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। द्विलिंगी पुष्प का मतलब कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर ये एक ही फ्लावर में उपस्थित है, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। देखो, पहला अनुकूलन है पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। और द्विलिंगी का मतलब है यहाँ पे कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर है ये एक ही फ्लावर के अंदर उपस्थित होने चाहिए। दूसरा आता है इसमें यहाँ पे समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, इसका मतलब होता है पुंकेसर और स्त्री केसर, इनका जो परिपक्वन टाइम होगा, परिपक्वन समय
ये समान होना चाहिए, यानी कि एक ही समय में दोनों का परिपक्वन होना चाहिए। उस स्थिति को क्या कहेंगे? समकाल पक्वता कहते हैं। तीसरा आता है अनुन्मीलिय पुष्प। अनुन्मीलिय पुष्प का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, सदैव बंद रहते हैं। और सदैव बंद रहेंगे तो इन पुष्पों के अंदर हमेशा स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ एक पुष्प जो यहाँ पे खुले हुए होते हैं उन्हें उन्मीलिय पुष्प कहते हैं। देखो, बंद जो पुष्प होते हैं उन्हें यहाँ पे अनुन्मीलिय पुष्प कहते हैं, और जो खुले हुए होते हैं उन्हें उन्मीलिय पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण हेतु पादपों के अंदर कुछ अनुकूलन है। जैसे पहला अनुकूलन है पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित होने चाहिए। दूसरा है समकाल पक्वता, पुंकेसर और स्त्री केसर इन दोनों के परिपक्वन का जो टाइम है वो समान होना चाहिए। तीसरा आता है इसमें कि जो पुष्प है ये अनुन्मीलिय पुष्प, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद होते हैं उन्हें अनुन्मीलिय पुष्प कहते हैं। और बंद जो पुष्प है उनके अंदर हमेशा स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर आता है इसमें उन्मीलिय पुष्प, ऐसे पुष्प जो खुले हुए होते हैं उन पुष्पों को उन्मीलिय पुष्प कहते हैं। तो ये इनके अंदर अनुकूलन आता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे स्वपरागण का लाभ। स्वपरागण का लाभ, देखो पहला जो लाभ है वो आता है इसके अंदर यहाँ पर परागण या परागण की सुनिश्चितता होती है। कन्फर्म है यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न होगी, और परागण की क्रिया संपन्न हो रही है इसका मतलब वहां पे निषेचन की क्रिया भी संपन्न होगी। दूसरा, यहाँ पे कम संख्या में परागकण छोड़े जाते हैं या फिर मुक्त किए जाते हैं। जो स्वपरागण है इसके अंदर कम संख्या के अंदर पराग कणों को मुक्त किया जाता है या फिर छोड़ा जाता है। तीसरा आता है यहाँ पर जो लाभदायक लक्षण होते हैं, लाभदायक लक्षण या गुण, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लाभदायक गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये था यहाँ पर इसके लाभ। इसके बाद में आता है स्वपरागण की हानियां। देखो, स्वपरागण की हानियां, इसके अंदर पहली जो हानि आती है यहाँ पर स्वपरागण के कारण पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, और विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी तो यहाँ पर नई जाति का विकास नहीं होगा, नई जाति का विकास नहीं होगा। देखो, पहली हानि है विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, जिसके कारण नई जाति का विकास नहीं होता है। दूसरी जो स्थिति आती है यहाँ पर कि जो पादप है, पादप की उत्पादकता में निरंतर कमी आती है। स्वपरागण के कारण पादप की जो उत्पादकता है उसके अंदर कमी आएगी। तो देखो, स्वपरागण और परपरागण। पहली चीज, परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उस क्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ पे परागण कहते हैं। दो प्रकार है, स्व और पर। स्व का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसे स्वपरागण। दो प्रकार का है, स्वयुग्मन और सहजातीय। एक ही पुष्प में यहाँ पर परागण होगा तो उसे स्वयुग्मन। सहजातीय पुष्पीय युग्मन का मतलब एक पादप के पुष्प के जो परागकण है
उसी पादप पर उपस्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसे यहाँ पे सहजातीय पुष्पीय युग्मन कहते हैं। फिर आता है स्वपरागण हेतु अनुकूलन। पहला है पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही फ्लावर में उपस्थित होने चाहिए। दूसरा है समकालपक्वता, पुंकेसर और स्त्री केसर इनका जो परिपक्वन समय है वो समान होना चाहिए या फिर एक ही समय में ये परिपक्व हो सके। तीसरा है अनुन्मीलीय पुष्प, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं उन्हें अनुन्मीलीय पुष्प कहते हैं। और इसी में आता है ऐसे पुष्प जो खुले रहते हैं उन्हें उन्मीलीय पुष्प कहते हैं। फिर है स्वपरागण का लाभ, परागण की यहाँ पे सुनिश्चितता बनी रहती है। तीसरा कम संख्या में जो परागकण होते हैं उनको छोड़ा जाता है। और तीसरा आता है इसमें जो लाभदायक गुण होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। हानि स्वपरागण की विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी और नई जाति का विकास नहीं होगा। और दूसरी हानि है पादप की जो उत्पादकता है उसके अंदर निरंतर कमी आएगी। तो ये था यहाँ पे स्वपरागण। अब सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे परपरागण। देखो सेकंड नंबर पे आता है परपरागण। परपरागण का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे परपरागण कहते हैं। अब देखना दूसरा पुष्प भी है, दूसरा पादप भी होगा। एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। पहला अनुकूलन आता है इसमें पुष्प सदैव कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब है पुंकेसर और स्त्री केसर, इसमें से केवल एक ही भाग उपस्थित होगा तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। देखो पहला अनुकूलन है पुष्प कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। दूसरा अनुकूलन आता है विषम काल पक्वता। दूसरा यहाँ पे अनुकूलन आता है विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता का मतलब है कि पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर इनका जो परिपक्वन टाइम होगा, समय, ये अलग अलग होगा। पुंकेसर व स्त्री केसर इनका परिपक्वन काल कैसा होगा, अलग अलग। कब, जब पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी। जब पुष्प द्विलिंगी है तो उसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर इनके परिपक्वन का जो काल है वो कैसा होना चाहिए, अलग अलग। उस स्थिति को क्या कहेंगे, विषम काल पक्वता कहते हैं। यदि पुंकेसर पहले परिपक्व होता है, पुंकेसर पहले परिपक्व होता है तो ऐसे पुंकेसरों को पुपूर्वता कहते हैं। और यदि यहाँ पे स्त्री केसर वाला भाग पहले परिपक्व होता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। देखो विषम काल पक्वता के अंदर भी दो स्थितियां है, एक है पुपूर्वता और दूसरी है स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का मतलब है पुंकेसर पहले विकसित हो रहे और स्त्री पूर्वता का मतलब है स्त्री केसर पहले परिपक्व होते हैं। तीसरा जो अनुकूलन है ये होगा हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं इनमें परागकण और वर्तिकाग्र
के मध्य प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है, प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हरकोगेमी कहते हैं। देखो द्विलिंगी पुष्प जिनके अंदर परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक रूप से अवरोध पाया जाता है तो उस स्थिति को हरकोगेमी कहते हैं। और इस स्थिति के अंदर भी यहाँ पे स्वपरागण ना होकर के पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर आता है इसमें विषम वर्तिकत्व। देखो विषम वर्तिकत्व का मतलब होता है कि जो पुंकेसर और स्त्री केसर इनकी जो लंबाई है इनके अंदर क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। लंबाई में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे विषम वर्तिकत्व के आधार पर भी फ्लावर दो प्रकार के हैं, एक होता है पिनओइड और दूसरा होता है थ्रमोइड। दो प्रकार के फ्लावर है, एक तो है पिनोइड और दूसरा कौन सा है, थ्रमोइड। पिनोइड का मतलब होता है वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है, पुंकेसर से अधिक होती है तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, पिनोइड पुष्प कहते हैं। जब पुष्प में वर्तिका की लंबाई अधिक और पुंकेसर की लंबाई कम होगी तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, यहाँ पे पिनोइड पुष्प कहते हैं। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, जैसे ये वर्तिका है, यहाँ पे पुंकेसर छोटे हैं तो यहाँ पर पुंकेसर छोटे हैं तो परागकण यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो ऐसे जो फ्लावर है इन्हें पिनोइड पुष्प कहते हैं। दूसरा आता है थर्मोइड। यहाँ पे वर्तिका बहुत ही छोटी और जो पुंकेसर होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं तो ऐसे जो फ्लावर है उन्हें थर्मोइड पुष्प कहते हैं। डायग्राम में भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो पुष्प है इसका जो मादा भाग है ये क्या रहेगा, लंबा, और जो नर जनांग वाला भाग है ये यहाँ पे मादा जनांग वाला छोटा रहेगा और जो नर जनांग वाला भाग है ये बहुत लंबा रहता है। तो यहाँ पर भी प्राकृतिक रूप से जो स्वपरागण की क्रिया होगी वो नहीं होगी तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, थर्मोइड पुष्प कहते हैं। देखना दोबारा, परपरागण, एक पुष्प की जो परागकण होते हैं दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। अनुकूलन है, यहाँ पे पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए। एक लिंगी का मतलब पुंकेसर हो, स्त्री केसर, इसमें से केवल एक भाग उपस्थित हो। दूसरा है विषम कालपक्वता, पुंकेसर और स्त्री केसर इनके जो परिपक्वन का टाइम है वो अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा किनके अंदर होगी ये स्थिति, द्विलिंगी पुष्पों में। यदि इनके अंदर पुंकेसर पहले परिपक्व होता है तो उसे पुपूर्वता कहते हैं और यदि स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। फिर आता है हरकोगेमी, द्विलिंगी पुष्प जिनमें परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक रूप से अवरोध पाया जाता है उसे हरकोगेमी कहते हैं। फिर आता है विषम वर्तिकत्व। विषम वर्तिकत्व का मतलब है पुंकेसर और स्त्री केसर की जो लंबाई है उसमें भिन्नता पाई जाती है, उसे विषम वर्तिकत्व कहते हैं। इसके आधार पर भी फ्लावर को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होता है पिनोइड और दूसरा होता है थर्मोइड। पिनोइड का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिनके अंदर वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे होते हैं उन्हें पिनोइड पुष्प कहते हैं। सेकंड है इसमें थर्मोइड पुष्प, ऐसे पुष्प जिनके अंदर वर्तिका छोटी और पुंकेसर बहुत लंबे होते हैं उन्हें थर्मोइड पुष्प कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद में आता है यहाँ पे जो परपरागण है, इसके लिए परपरागण के अंदर यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होगी। परपरागण हेतु किसकी आवश्यकता होगी, माध्यम। और माध्यम है यहाँ पे जैसे जल द्वारा
वायु द्वारा, कीटू द्वारा, पक्षियों द्वारा और चमगादड़ द्वारा। देखो माध्यम है पर परागण की क्रिया, यहाँ पे जल, वायु, कीट, पक्षी और चमगादड़ के द्वारा संपन्न होती है। तो हमेशा पर परागण की क्रिया के अंदर जो परागकण होते हैं उनको पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर आता है यहाँ पे पर परागण का लाभ। पर परागण का लाभ कि यहाँ पर परागण की क्रिया के कौन कौन से लाभ है। तो देखना, पहला लाभ है यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी जिससे नई जाति का विकास होगा। देखो स्वपरागण के अंदर नई जाति का विकास नहीं हो रहा था क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, जबकि इसके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है और नई जाति का विकास होता है। दूसरा आता है यहाँ पर पादपों की जो उत्पादकता होती है वो क्या होगी, बढ़ती है। पर परागण के कारण पादपों की जो उत्पादकता होगी ये बढ़ती है। फिर यहाँ पर इसकी हानि की बात करोगे तो हानि, यहाँ पर पहली हानि आएगी, कोई जरूरी नहीं है हमेशा माध्यम उपलब्ध हो। तो पहली हानि होगी यहाँ पर परागण के लिए माध्यम उपस्थित है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा माध्यम की उपस्थिति हो। दूसरा आता है यहाँ पर जो लाभदायक या फिर वांछित गुण होते हैं, वांछित गुणों को लंबे समय तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। लाभदायक या फिर वांछित जो गुण होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ये था यहाँ पे स्वपरागण और परपरागण। अब आता है यहाँ पे सेकंड नंबर, निषेचन। देखो सेकंड नंबर पे आता है निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। देखो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं या फिर जो एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर निषेचन की क्रिया का अध्ययन स्टार्सबर्गर ने लीलियम पादप में किया था। देखो एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर निषेचन की जो क्रिया है उसका अध्ययन स्टार्सबर्गर ने जो लीलियम पादप है उसके अंदर किया था 1884 के अंदर। देखो निषेचन यहाँ पे जैसे पराग या फिर जो परागण की क्रिया है, परागण की क्रिया संपन्न होने के पश्चात जो परागकण होते हैं अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। और ये जो पराग नलिका है इसमें नर केंद्रक या फिर जो नर युग्मक होते हैं ये उपस्थित होंगे, नर केंद्रक या फिर नर युग्मक उपस्थित होंगे। और ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई कहाँ पर पहुँचती है, भ्रूण कोश के अंदर पहुँचती है, जहाँ पर जो एक नर युग्मक है ये तो अंड कोशिका के साथ में संयोजित होगा और किसका निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है। ये तो हो गया यहाँ पे प्रथम निषेचन, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा नर युग्मक होता है ये ध्रुवीय कोशिका के साथ में संयोजित होकर के यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष या फिर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखना निषेचन की क्रिया का अध्ययन स्टार्सबर्गर ने लीलियम पादप के अंदर किया था। इसके अंदर क्या होगा, परागण की जो क्रिया है उसके पश्चात जो परागकण है ये अंकुरित होते हैं और पराग नलिका का निर्माण करते हैं। अब देखना अधिकांश जो पादप होते हैं आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर यहाँ पर एक पराग नलिका बनती है, एक पराग नलिका बनती है। लेकिन जो कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य है, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य है, इनके अंदर एक से
अधिक पराग नलिकाएं बनती है। देखो सामान्य स्थिति है कि अधिकांश जो एंजियोस्पर्म के सदस्य हैं उनमें केवल एक पराग नलिका बनती है, लेकिन कुकुरबिटेसी कुल के जो सदस्य हैं उनके अंदर यहाँ पर एक से अधिक पराग नलिकाएं बनती है। जैसे ये वाली स्थिति होती है, ये वर्तिकाग्र वाला भाग है, यहाँ पे पराग कण आकर के गिरते हैं। तो यहाँ पर जो वर्तिकाग्र उसमें से जैसे शर्करा वगैरह या फिर जो पराग कणों के अंकुरण हेतु आवश्यक जो तत्व होते हैं वो उपस्थित होते हैं और पराग कण अंकुरित होकर के यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण कर लेते हैं। देखो अंकुरित हो रहे अधिकांश पादपों के अंदर एक ही पराग नलिका बनती है, लेकिन ये बोल रहा है कुकुरबिटेसी जो कुल है उसके अंदर एक से अधिक पराग नलिकाएं बनेगी। अब बन तो रही है लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है। उनमें से वो ही पराग नलिका अंदर की ओर प्रवेश करेगी जो सबसे पहले विकसित हो रही है। तो सबसे पहले विकसित होने वाली जो पराग नलिका है ये वर्तिका के अंदर प्रवेश करेगी। अब देखना वर्तिका के अंदर यहाँ पे कठोर उत्तक पाए जाते हैं। कौन से उत्तक पाए जाते हैं? कठोर उत्तक। इन उत्तकों को गलाने के लिए जो पराग नलिका है इसके द्वारा पैक्टिनेज एंजाइम का स्रावण किया जाता है। किसका स्रावण किया जाता है? पैक्टिनेज एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जिसके कारण वर्तिका यहाँ पे खोखली होती जाती है और जो पराग नलिका होती है ये वृद्धि करती हुई नीचे की ओर उपस्थित जो बीजांड है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। दोबारा देखना, एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन की क्रिया का अध्ययन 1884 में स्टार्सबर्गर ने लिलियम पादप में किया था। इसके अंदर क्या होगा? परागण के पश्चात जो पराग कण होते हैं ये वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। अधिकांश जो सदस्य हैं उनके अंदर एक पराग नलिका बनती है, लेकिन जो कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य हैं उनके अंदर एक से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं। देखो अधिकांश सदस्यों में एक पराग नलिका और कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में एक से अधिक पराग नलिका बनती है। पराग नलिका अंकुरित होगी, उसके पश्चात धीरे धीरे ये वर्तिका के अंदर प्रवेश करती है। वर्तिका के अंदर यहाँ पर कठोर उत्तक उपस्थित होते हैं। इन उत्तकों को गलाने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा वर्तिका के कठोर उत्तकों को गलाया जाता है और जो पराग नलिका होती है ये बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब देखो प्रकृति के अंदर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा पुष्प के जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर उसी जाति के परागकण आकर के गिरे। बहुत सारे प्रकृति में बहुत सारे जो परागकण हैं वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अंकुरित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वर्तिकाग्र और परागकण इनके मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। पारस्परिक क्रिया, इस क्रिया के फलस्वरूप ही यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है। दूसरी जाति के जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित नहीं हो पाते। देखो वर्तिकाग्र और परागकणों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। अब वो क्रिया इसलिए होगी कि बहुत सारे परागकण होते हैं अन्य जातियों के, तो उनके अंकुरण को रोकने के लिए परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके कारण उसी जाति के परागकण तो अंकुरित हो जाएंगे और दूसरी जाति के जो परागकण है वो वहाँ पे अंकुरित नहीं हो पाते हैं। अब आगे आता है यहाँ पे कि जो पराग नलिका है उसका भ्रूण कोश में या फिर बीजांड में प्रवेश। ठीक ना? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश।
पराग नलिका बीजांड के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश करती है। देखो, पहला आता है बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा आता है इसमें अध्यावरणी या फिर मध्य प्रवेश, और तीसरा आता है इसमें निभागी प्रवेश। देखो, पराग नलिका बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। पहला आता है बीजांड द्वारीय, दूसरा अध्यावरणी या मध्य प्रवेश, और तीसरा आता है यहाँ पे निभागी प्रवेश। अभी बनाया था, यहाँ पे बीजांड की संरचना बताई थी आपको। इस प्रकार से ये बीजांड होता है, ये इसका निभागी सिरा होता है, और ये होता है यहाँ पे इसका बीजांड द्वारीय सिरा। बीच वाला ये इसका अध्यावरणी क्षेत्र होता है। अब देखना, ऊपर से जो पराग नलिका है ये आकर के जब बीजांड द्वार वाले भाग से प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को क्या कहेंगे, यहाँ पर बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, सीधे ही बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो इसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। दूसरा है इसमें अध्यावरणी प्रवेश। अब देखो, पराग नलिका तो आ रही है, ठीक है, लेकिन बीच में से ही ये जो अध्यावरणी भाग है उसमें प्रवेश कर जाएगी और नीचे आकर के यहाँ पर बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। बीच वाला भाग या फिर अध्यावरणी प्रदेश है उसमें से प्रवेश कर रही है, इसलिए इसे अध्यावरणी या फिर मध्य प्रवेश कहते हैं। तीसरा जो भाग है ये कौन सा है, यहाँ पे निभागी प्रवेश। पराग नलिका सीधे ही निभागी क्षेत्र से प्रवेश करके बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी, उसे निभागी प्रवेश कहते हैं। तो देखना, यहाँ पे पराग नलिका बीजांड के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश करती है। एक है बीजांड द्वारीय, दूसरा अध्यावरणी और तीसरा निभागी प्रवेश। बीजांड द्वारीय का मतलब है पराग नलिका बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। अध्यावरणी का मतलब है पराग नलिका अध्यावरणी सिरे से बीजांड में प्रवेश करती है। और तीसरा है निभागी प्रवेश, पराग नलिका निभागी सिरे से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, उसे निभागी प्रवेश कहते हैं। यहाँ पे देखना, जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण होता है और इस पराग नलिका के द्वारा नर युग्मकों को निषेचन स्थल तक पहुंचाया जाता है। पराग नलिका का निर्माण होगा और पराग नलिका की सहायता से जो नर युग्मक होते हैं उन्हें निषेचन स्थल तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार का जो निषेचन होता है उसे नाल युग्मकी या फिर साइफेनोगेमी निषेचन भी कहते हैं। देखो, पराग नलिका में से जो नर युग्मक होते हैं ये बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए इस प्रकार के निषेचन को क्या कहेंगे, नाल युग्मकी या फिर साइफेनोगेमी प्रकार का निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पुष्पीय पादप है उनके अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो, चैप्टर का नाम था परागण निषेचन। तो परागण और निषेचन 2 टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद में बचता है भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। ये होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।